हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हो ना, ईच कहाँ आता है, एवरी कहाँ आता है, सम कहाँ आता है, एनी कहाँ आता है, ये सब किस चैप्टर के अंदर आते हैं, कहाँ इनका डिस्कशन होता है। तो इन सब का डिस्कशन होता है डिटरमिनर्स के अंदर। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनर्स को लेके। और लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। आर यू रेडी गाइज? तो चलिए शुरू करते हैं। डिटरमिनर्स डिटरमिनर्स क्या होते हैं? ओके, ये डिटरमिनर्स किस कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि डिटरमिनर्स जो होते हैं ना इक्वल्स टू एडजेक्टिव होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स। अब बच्चे पूछते हैं क्या डिफरेंस होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल सही से। देखिए पहले ही क्लियर कर लो। एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं? जैसे आपने सेंटेंस लिखा ही इज अ गुड प्लेयर, ओके, और फिर आपने सेंटेंस लिखा ही इज गुड। बताओ कौन सा सेंटेंस आपको इनकरेक्ट लगता है इन दोनों में से? ही इज अ गुड प्लेयर और ही इज गुड में से कौन सा इनकरेक्ट लगता है? तो आंसर होगा दोनों सही है ना, ठीक है। लेकिन दोनों सही है तो ये जो गुड है इसके बाद तो नाउन लगा है जिसको हम एट्रीब्यूटिव कहते हैं, और ये जो गुड है इसके बाद नाउन लगा है प्रेडिकेटिव होगा। तो देखो एडजेक्टिव जो होता है उसके अंदर एक फीचर है कि उसके बाद नाउन हो भी सकता है और नाउन नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं डिटरमिनर्स की बात करता हूं तो आपने एक सेंटेंस लिखा ही इज माई, अब आपको यहाँ एक नाउन लगाना ही पड़ेगा। अगर तो आपने सेंटेंस ही इज माई तक लिखा तो सेंटेंस गलत होगा, आपको लिखना होगा ही इज माई ब्रदर, ही इज माई टीचर, ही इज माई डॉक्टर, ठीक है। यू हैव टू प्लेस अ नाउन हियर। तो ये डिफरेंस होता है डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स के अंदर, ये आप पहले सेट कर लो, ठीक। फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर कोई पूछता है कि किसके अंदर आते हैं डिटरमिनर्स, तो यू कैन से एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं, बिकॉज ये वर्ड्स एडजेक्टिव के जैसे ही काम करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स। ये कहीं ना कहीं किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट प्रीसीड नाउन एंड नाउन फ्रेजेस। सम डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स हो सकते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स एंड क्वांटिफायर्स और नंबर्स हो सकते हैं, ठीक। इनको मोटा मोटी दो तरीके के ग्रुप में हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो आप समझ लो। दो ग्रुप्स होते हैं बेटा, कौन कौन से, लेट्स सी, समझ लेंगे। पहला होता है ग्रुप ए डिटरमिनर्स। ग्रुप ए डिटरमिनर्स में तीन ही होते हैं, एक आर्टिकल आता है, एक पॉजिटिव्स आते हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल, पॉजिटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव्स है, इससे मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैंने कहा इंग्लिश में हंड्रेड्स ऑफ एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिटरमिनर्स होते हैं, लेकिन उसमें से जो ग्रुप ए में आते हैं वो तीन होते हैं, आर्टिकल्स, पॉजिटिव और डिमोन्स्ट्रेटिव्स। आर्टिकल तीन ही होते हैं, बिल्कुल फिक्स है। पॉजिटिव जितने आपके सामने इतने होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव जितने आपके सामने इतने ही होते हैं। इसका मतलब अगर आपने ग्रुप ए डिटरमिनर्स याद कर लिए तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि ये हमेशा ग्रुप बी डिटरमिनर होगा, यानी कि ऑल है, सम है, नन है, ईच है, एवरी है, एनी है, फ्यू है, ये सब ग्रुप बी डिटरमिनर्स होते हैं। तो देयर इज अ गुड लिस्ट ऑफ ग्रुप बी डिटरमिनर्स, ठीक है। तो पहला क्लियर हुआ कि ग्रुप ए और ग्रुप बी डिटरमिनर्स होते हैं, ऐसा आप इसको डिसाइड कर सकते हो। अब आते हैं ग्रुप ए डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस। अवॉइड यूजिंग टू ग्रुप ए डिटरमिनर्स कॉन्जिक्यूटिवली। कभी भी दो ग्रुप ए डिटरमिनर्स कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ नहीं आते। ही लाइक्स द माई नॉवल, द और मैं एक साथ आगे गलत हो जाएगा, ही लाइक्स माई द नॉवल नहीं होगा। या तो आप कहें ही लाइक्स माई नॉवल, ही लाइक्स द नॉवल, ठीक है। जैसे वह मेरा एक भाई है, ही इज a my brother, या he is my a brother। ऐसा कोई सेंटेंस आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आप लिखेंगे he is my brother, आप ये लिख सकते हैं, ओके, या he is a brother of mine, वो मेरे बहुत सारे भाइयों में से एक भाई है, ठीक। लेकिन आप ऐसा कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते। तो क्लियर हुआ। तो दो ग्रुप ए डिटरमिनर्स कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ नहीं आते हैं। आप चाहें तो कितने भी सेंटेंस लिख के खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं ग्रुप बी डिटरमिनर्स। ग्रुप बी डिटरमिनर्स आर, अब जितने भी हैं चाहे वो क्वांटिफायर्स हो, क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताते हैं, सम है, एनी है, मच है, मैनी है, फ्यू है, लिटिल है, या फिर वो नंबर्स बताते हैं, कोई भी हो 1 2 3 4, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव्स हो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, या फिर वो इंटेरोगेटिव्स हो, विच, व्हाट एंड हुज, या फिर वो डिफरेंस वर्ड हो, अदर्स एंड अनदर, या फिर वो एक्सक्लामेटेड डिटरमिनर्स हो, व्हाट एंड सच, ठीक है। ऐसे सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं इन सबको आप ग्रुप बी डिटरमिनर्स में कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ग्रुप ए याद है। कौन कौन से होते हैं? ग्रुप ए में आर्टिकल्स आते हैं, याद करने का तरीका, पॉजेसिव्स, POSSESSIVES आते हैं, ठीक है। और तीसरे कौन से आते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं। क्लियर है? बस ये तीन आते हैं ग्रुप ए में, बाकी सारे आते हैं ग्रुप बी में। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो ग्रुप ए डिटरमिनर्स होते हैं, ग्रुप ए डिटरमिनर्स जितने भी आपके होते हैं वो कभी भी दो एक साथ कॉन्जिक्यूटिव नहीं आते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है ग्रुप बी डिटरमिनर्स को लेकर, रूल्स भी समझते जाएंगे। ग्रुप बी डिटरमिनर्स कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी कि देखो ग्रुप बी डिटरमिनर्स जो होते हैं वो बड़ी सीधी बात है, वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल किसी भी नाउन के साथ क्यों आ सकते हैं? क्योंकि उसमें क्वांटिफायर्स भी तो होते हैं। जैसे सम है तो सम क्वांटिफायर, तो आप कह सकते हो सम वाटर हो सकता है, ठीक है। सम अगर नंबर में लिख दोगे तो आप कह सकते हो सर सम बुक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आपने कह दिया ईच होगा, ईच सिंगुलर के साथ आता है तो आप ईच बुक लगा सकते हैं,
आगे समझ, जब 1 आता है नंबर में तो आप 1 बुक लगा सकते हो, तो आप ऐसे इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा ग्रुप बी डिटरमिनर्स कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स, किसी के भी साथ आप यूज कर सकते हो। शी राइट्स मैनी आर्टिकल सही है, अ लॉट ऑफ वाटर सही है, अनकाउंटेबल और एवरी आर्टिकल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, वी कैन पुट टू ग्रुप बी डिटरमिनर्स टुगेदर बट नॉट टू क्वांटिफायर्स, मतलब दो जो ग्रुप बी डिटरमिनर्स है वो एक साथ तो आ सकते हैं, लेकिन दो क्वांटिफायर्स एक साथ नहीं आ सकते। जैसे आपने कहा वी मीट एवरी फ्यू डेज, ठीक है, एवरी फ्यू डेज हो गया, एनी मोर कॉफी हो सकता है, ठीक है, एनी मोर कॉफी हो सकता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, हैव यू गॉट एनी मोर कॉफी या एवरी फ्यू डेज। अब दो क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताते हैं दो एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, एनी और सम एक साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट आइए, डोंट यूज टू रेफरिंग डिटरमिनर्स और टू क्वांटिफाइंग डिटरमिनर्स टुगेदर, दो रेफरिंग या क्वांटिफाइंग डिटरमिनर्स एक साथ नहीं आते हैं। जैसे हमने कहा मैनी सम स्टूडेंट्स, तो दोनों नंबरिंग वाले हैं ना, दो एक साथ नहीं आ सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स हो सकता है, सम स्टूडेंट्स हो सकता है, फ्यू एवरी स्टूडेंट नहीं होगा, ईच ऑल क्वेश्चंस नहीं हो सकता है, ईच क्वेश्चन होगा या ऑल क्वेश्चंस होगा। बात यह है कि ग्रुप बी के दो ऐसे डिटरमिनर्स जो क्वांटिटी को शो करते हो या फिर बेटा रेफरिंग डिटरमिनर्स होते हैं, वो दो डिटरमिनर्स एक साथ नहीं आ सकते। मेरा कहना यह है कि हमने ये नहीं कहा कि दो डिटरमिनर्स एक साथ नहीं आ सकते, आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग क्लास के आ सकते हैं, ठीक, मतलब ग्रुप बी के ही दो डिटरमिनर्स अलग अलग आ सकते हैं। दो क्वांटिफाइंग, अब क्वांटिटी बतानी है तो दो क्यों लगा रहे हो, सुपरफ्लुअस है ना, रेफरेंस बताना है तो दो क्यों लगा रहे हो। अब आपने कह दिया सम स्टूडेंट्स हैं तो सम कह दो, मैनी कह दो, आप सम मैनी स्टूडेंट्स कैसे कह सकते हो, तो खुद ही रिडिकुलस लग रहा है सुनने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम, बस होता है इतना है कि बेटा यहां सब समझ आता है, क्लास में एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो। ग्रुप बी डिटरमिनर्स कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बिफोर अ नाउन विदाउट ऑफ, ग्रुप बी डिटरमिनर्स को हम बिना किसी ऑफ के नाउन के पहले लगा सकते हैं। जैसे आई डू नॉट हैव एनी शुगर, देखो नाउन के बिल्कुल पहले है, मैनी स्टूडेंट्स नाउन के बिल्कुल पहले, अ लॉट ऑफ मनी नाउन के बिल्कुल पहले है, ठीक है। एक तरीका ये आ गया कि ग्रुप बी डिटरमिनर्स को नाउन के पहले विदाउट ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन हम बेटा इसके साथ में ऑफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखो, इफ ग्रुप बी डिटरमिनर्स आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन विद ग्रुप ए डिटरमिनर्स, आर्टिकल, डेमोंस्ट्रेटिव या पॉसेसिव, यूज ऑफ आफ्टर देम। जैसे अब आपने कहा सम मैन, देखो या तो आप कहो सम मैन, तो जब आप सम मैन कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना, ये ग्रुप बी डिटरमिनर नाउन के पहले आ गया, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख दे सम ऑफ मैन, तो ये गलत हो जाएगा, फिर आपको कैसे लिखना होगा, सम ऑफ द मैन, मतलब ये हुआ कि ग्रुप बी डिटरमिनर जो होते हैं वो ऑफ के बाद ग्रुप ए डिटरमिनर के साथ नाउन को लेते हैं, ठीक है। जैसे सम मैन बिल्कुल सही है, सम ऑफ द मैन बिल्कुल सही है, ठीक, सम द मैन कुछ नहीं होगा और सम द मैन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी लिख देते हैं सम ऑफ मैन, सम ऑफ मैन ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी गलत है। विच बुक ये सही है, विच ऑफ माई बुक्स बिल्कुल सही है, ईच चाइल्ड सही होगा, ईच ऑफ माई चिल्ड्रन सही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ईच के बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, और ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, ये समझने वाली बात होगी, ठीक है। ईच का मतलब है वन, कितना में से, प्लूरल में से, ऑफ का मतलब होता है, देखो जब आप ये कहते हो वन ऑफ देम, जब आप ये कहते हो वन ऑफ देम, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ऑफ के बाद जो लिखा जाता है वो होल होता है, ठीक है, और ये होता है पार्ट। तो बात समझ आ गई होगी कि जब होल प्लूरल होगा तभी तो पार्ट निकलेगा, अगर होल ही सिंगुलर तो पार्ट कैसे निकालोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, ग्रुप बी प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन कैन बी यूज्ड विदाउट ग्रुप ए डिटरमिनर्स। अब क्या हुआ था, मैंने कहा था सम ऑफ द मैन, ये समझने की बात है ना, ये तो हमें समझ आ गया। अब मैंने कहा सम ऑफ दैम, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब सम ऑफ दैम के साथ में मैं यहां द दैम तो नहीं लगा सकता, क्यों, ऐसा क्यों होगा, ये जो द है ग्रुप ए डिटरमिनर है, इसके बाद में प्लस या तो नाउन आएगा या फिर नाउन फ्रेज होगी। मतलब कहने का ये है कि किसी वजह से ऑफ के बाद यदि प्रोनाउन आ जाए तो ग्रुप ए डिटरमिनर्स नहीं लगा सकते हैं। तो बोथ ऑफ अस हो सकता है, नीदर ऑफ देम हो सकता है, ईच ऑफ यू हो सकता है, सम ऑफ देम हो सकता है, ऑल ऑफ अस हो सकता है। यानी कि रटना नहीं है, तरीका ये है, यदि ऑफ के बाद में आपका नाउन आता है तो ग्रुप ए डिटरमिनर लगेगा, ठीक है। यदि नाउन नहीं आता है तो सीधे सीधे आप प्रोनाउन लगाएंगे, तब ग्रुप ए डिटरमिनर नहीं आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सर्टेन ग्रुप बी डिटरमिनर्स आर फॉलोड बाय ग्रुप ए डिटरमिनर्स, दीज डिटरमिनर्स आर मैनी, मोस्ट, लिटिल, लीस्ट एंड फ्यू। इनको आप ग्रुप ए डिटरमिनर्स के साथ लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा हिज मैनी नॉवेल्स, तो हिज आपका ग्रुप ए डिटरमिनर है, मैनी आपका ग्रुप बी डिटरमिनर है, हर आपका ग्रुप ए डिटरमिनर है, लिटिल आपका ग्रुप बी डिटरमिनर है, देयर आपका ग्रुप ए डिटरमिनर है, फ्यू आपका ग्रुप बी डिटरमिनर है, ठीक है ना। आगे समझ, तो आप ये कह सकते हो, जैसे आप ये कह सकते हो आई नो अ फ्यू बॉयज, तो ये आपका ग्रुप ए का डिटरमिनर होगा और फ्यू आपका ग्रुप बी का डिटरमिनर होगा, ठीक है। तो मैनी है, मोस्ट है, लिटिल है, लीस्ट है, फ्यू है, इनके पहले हम डायरेक्ट ग्रुप ए डिटरमिनर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा माई सम बुक्स, मेरी कुछ किताबें, ठीक है, माई सम बुक्स, माई मैनी नॉवेल्स, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, तो ग्रुप ए ग्रुप बी डिटरमिनर्स एक साथ लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सम इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं, इन्हें समझना होगा। नो, सम, एनी, मैनी, फ्यू, ईच, ऑल के बाद अदर आता है। नो अदर हो सकता है, सम अदर होगा, एनी अदर होगा, ठीक है।
नो, सम, एनी, मैनी, फ्यू, ईच, ऑल के बाद एनोदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि एनोदर का मतलब होता है एन प्लस अदर। यदि हमने n प्लस अदर कर दिया तो ग्रुप बी डिटर्मिनर हो गए और ये ग्रुप ए डिटर्मिनर हो गया। तो हमने क्या सीखा कि ग्रुप बी डिटर्मिनर के साथ सीधे सीधे ग्रुप ए डिटर्मिनर्स नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। माई, योर, अवर, योर, ये जितने पॉजिटिव्स होते हैं इनके बाद हमेशा अदर आ सकता है। जैसे माई अदर स्टूडेंट हो सकता है, माई अदर ब्रदर हो सकता है। ठीक है, अनअदर नहीं आ सकता। सेम क्यों नहीं होगा? देखो, अगर मैं अनअदर को ओपन कर दूं तो इसका मतलब होता है एन प्लस अदर। ठीक है, अगर ये n प्लस अदर है तो हमें क्या समझ आ रहा है? n क्या? ग्रुप ए डिटर्मिनर, और ये क्या भाई? ग्रुप ए डिटर्मिनर। तो हमने क्या बनाया था? कॉन्जिक्यूटिव दो ग्रुप ए डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल। नो अदर ऑप्शंस हो सकता है, बिल्कुल सही है। देयर आर नो अनअदर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि नो प्लस n प्लस अदर, तो ये तो नहीं दिखाया था नो और n एक साथ। नेक्स्ट आ गया आई हैव मेट आ फ्यू अदर कोलिग्स होगा, आ फ्यू अनअदर कोलिग्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। और तरीका क्या है बच्चों ने सीखने का? तरीका सिर्फ एक ही है कि आप इनसे सेंटेंसेस बना के देखो। ठीक है, अब ये ग्रुप ए और ग्रुप बी डिटर्मिनर्स में अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होते हैं? जैसे आपने कहा ऑल आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, आप ये तो कहोगे लेकिन ये गलत है बेटा। ऑल के साथ जब नॉट लगे तो उसको नन कहा जाता है, तो आपको लिखना होगा नन इज प्लेइंग। ठीक है, तो ऊपर वाला सेंटेंस ये मत कहना कि वैसे ही गलत है बेटा। इसलिए गलत है कि जब हमारे पास पहले से नेगेटिव वर्ड है तो हम इसको क्यों लिखें। ठीक है, जैसे आपने कहा बोथ बॉयज आर नॉट वर्किंग हियर। ठीक है, अब बोथ के साथ नॉट क्यों लगा रहे हो? तो आप लिखो नीदर ऑफ द बॉयज इज वर्किंग हियर। ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट है, वाला करेक्ट है। तो हमारा बताना ये है कि यदि ऑल के साथ प्लस करके नॉट आ जाए तो आप नन लिख के जाएं, एवरी के साथ नॉट आ जाए तो आप नो लिख के जाएं, बोथ के साथ नॉट आ जाए तो आप नीदर लिखें, और सम बड़ी के साथ नॉट आ जाए तो आप नो बड़ी लिखें। ठीक है, ये होता है। तो इनके नेगेटिव्स ऐसे बनते हैं। अब ये कुछ ग्रुप बी डिटर्मिनर्स के रूल्स हैं। ऑल वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फैक्ट्री। ठीक है, तो नो वर्कर, अब ऑल वर्कर्स नहीं होगा, नो वर्कर्स होगा। नॉट ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट इन द फैक्ट्री आप लिख सकते हैं। ऑल बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द फैक्ट्री आप ऐसे लिख सकते हैं। ऑल वर्कर्स आर एब्सेंट फ्रॉम द फैक्ट्री आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये था आपका डिटर्मिनर्स का कॉन्सेप्ट। डिटर्मिनर्स हमने समझा है दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ए और बी में। ठीक है, तो ऐसे ही और बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। इस क्लास में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का ऑर्डर क्या होता है? ये सम, एनी, अदर, अनअदर हम यूज करते हैं। इनको कैसे प्लेस किया जाता है, कौन सा डिटर्मिनर पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो टॉपिक होने वाला है डिटर्मिनर्स और कॉन्सेप्ट होगा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। डिटर्मिनर्स के बारे में हम बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर्स, इनका ऑर्डर क्या होगा? व्हेन देयर आर मोर देन वन डिटर्मिनर्स इन नाउन फ्रेज, मतलब नाउन फ्रेज में एक से ज्यादा डिटर्मिनर्स आ जाएं, दे फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू मेंटेन ग्रामेटिकल करेक्टनेस। वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि जिससे ग्रामेटिकली करेक्टनेस बनी रहे, क्लैरिटी बनी रहे। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डिटर्मिनर्स आर डिफाइंड इन डिफरेंट क्लासेस, कि वो कैसे डिफरेंट क्लासेस में आते हैं, पहले ये तो समझ लें। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, तीन पोजीशंस होती हैं, प्री डिटर्मिनर्स होते हैं, मिड होते हैं और पोस्ट डिटर्मिनर्स होते हैं। तो एक एक करके पहले समझते हैं कि प्री में कौन से आते हैं, पोस्ट में कौन से आते हैं, फिर एंड में मिड में कौन से आते हैं और पोस्ट में कौन से आते हैं, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। प्री डिटर्मिनर्स, दे एम्फेसिस क्वांटिटी, स्पेसिफिक पोर्शन, मल्टीप्लाई करना, इंटेंसिफाई और इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ अ नाउन। दे मॉडिफाई, प्री डिटर्मिनर्स आर, दे मॉडिफाई।
प्री डिटर्मिनर्स आर ऑल होगा, बोथ होगा, हाफ होगा, डबल होगा, ट्वाइस होगा, सच या व्हाट होगा। ये अक्सर आपने देखा होगा, नाउन के हमेशा पहले लिखे मिलेंगे। ऑल द प्लेयर्स होगा, हाफ द पिज्जा होगा, हाफ द स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो प्री डिटर्मिनर्स में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका सेंट्रल डिटर्मिनर्स। सेंट्रल डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? दे प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन सच एज डेफिनेटनेस क्या होगी, ऑनरशिप क्या होगी, प्रॉक्सिमिटी क्या होगी। दे आर आर्टिकल्स। अब जब ऑनरशिप समझ आ गया तो पॉजेसिव्स हो सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी होगा तो दिस दैट होगा। ठीक है, डेफिनेटनेस इंडेफिनेटनेस आर्टिकल हो गए, क्वांटिफायर्स होते हैं। ठीक, ये हमेशा मिड में आते हैं। नो स्टूडेंट विल अप्रिशिएट इन द कॉम्पिटिशन होगा, नीदर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग होगा, दीज फ्लावर्स आर ऑलवेज फ्रेश होगा। इसको हम सेंट्रल डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट डिटर्मिनर्स। दे रिफाइन द नाउन फ्रेज बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है। पोस्ट डिटर्मिनर्स फॉल इनटू टू क्लासेस, ऑर्डिनल्स एंड क्वांटिफायर्स होते हैं। ऑर्डिनल्स होते हैं ना, फर्स्ट, टेंथ, अदर, लास्ट, नेक्स्ट। क्वांटिफायर्स होते हैं फोर है, मैनी है, फ्यू है, सेवरल है, लिटिल है, लेस है, मोर है, मोस्ट है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने कहा दे हैव कंपोज्ड मैनी सॉन्ग्स फॉर मूवीज, ये आपके जो मैनी है ये पोस्ट डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, वी विल कंडक्ट अ मीटिंग नेक्स्ट मंथ होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इनको कैसे यूज किया जाता है, तो देखो अब पोजीशन क्या होगी, ऑल द थ्री बुक्स ऑन द शेल्फ आर न्यू। ठीक है, अब आप इसको ऑल द थ्री कहेंगे, द ऑल थ्री, ना तो आप ये लिख सकते हैं ना आप ये लिख सकते हैं बच्चों, ऑल थ्री द बुक्स, ना आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ना तो आप ऐसे लिख सकते हो कि द ऑल थ्री, ना आप लिखते हो ऑल थ्री द बुक्स। ठीक है, आपको लिखना होगा ऑल द थ्री बुक्स, ये एकदम कंफर्म्ड है, इसको कहते हैं। तो ऑल हमने सबसे पहले बात की, ये प्री डिटर्मिनर होगा, द आप याद करो मिड होगा, और थ्री आपने नंबर की बात करी पोस्ट डिटर्मिनर होगा। बोथ माई फर्स्ट मीटिंग्स, तो बोथ आपने कहा ये प्री डिटर्मिनर्स होगा, माई पॉजिटिव है, और फर्स्ट आपका क्या है, नंबर्स में आता है। हाफ द फोर, हाफ आपका पहले था क्वांटिफायर्स है, फोर हो गया बेटा, द हो गया मिड में, फोर आ गया। सच आ गुड, तो सच और ए यानी कि पहले वाला हो गया, ए आपका मिड वाला हो गया। ठीक है, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बता रहे हैं। बोथ आर टू कैट्स, बोथ आर टू कैट्स, या ऑल दीज अदर इश्यूज। ठीक है, ऐसे होगा। तो ये एक तरीका होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको अगर रिवीजन करना है तो सबसे पहले आपको बस ये याद करना पड़ेगा, प्री डिटर्मिनर्स कौन से हैं, सेंट्रल कौन से हैं, और पोस्ट कौन से, बस बात खत्म हो गई। सबसे पहले अगर एक साथ आएंगे तो पहले प्री वाले आएंगे, फिर सेंट्रल वाले आएंगे, और फिर पोस्ट वाले आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आई होप बेटा डिटर्मिनर्स की पोजीशन सभी को ठीक से समझ आ गई होगी। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। अक्सर आपको यूजेस में प्रॉब्लम आती होगी, फ्यू कहाँ आता है, आ फ्यू कहाँ आता है, द फ्यू कहाँ आता है, सम कहाँ आता है, एनी कहाँ आता है। इनको हम कहते हैं सम स्पेशल यूजेस ऑफ डिटर्मिनर्स। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक हो गया डिटर्मिनर्स, सम स्पेशल यूजेस ऑफ डिटर्मिनर्स, सम डिटर्मिनर्स एंड देयर यूजेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। पेन पेपर साथ में रखना और जरूर नोट करना जो आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं। जैसे ईच है, ईच को हम कैसे यूज करते हैं, ईच कहाँ आता है, वन बाय वन समझते हैं। Each का हम यूज करते हैं रेफर्स टू इंडिविजुअल आइटम्स और मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। इट एम्फेसाइज द आइडिया दैट एवरी सिंगल वन इज कंसीडर्ड इंडिविजुअली। ये बात करता है सब कुछ अलग अलग है, इंडिविजुअली यानी कि वन बाई वन है। आपने कहा ईच प्लेयर हैज टू प्रैक्टिस हार्ड टू क्वालिफाई फॉर। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए हर किसी को प्रैक्टिस करनी होगी इंडिविजुअली। ईच पर्सन इन माई फैमिली इज थ्राइविंग, यानी कि हर किसी की बात हो रही है। आप प्लीज प्रोवाइड अ पेन एंड पेपर टू ईच कैंडिडेट, सबको देना इंडिविजुअली। तो ईच का यूज हम करते हैं कहाँ बेटा, हमेशा सेपरेट के लिए। अच्छा, मैं आपको दो चीजें यहाँ बता दूं, जो ईच होता है इसके दो पार्ट ऑफ स्पीच आप लिख सकते हो। एक तो ये एडजेक्टिव यानी कि डिटर्मिनर के जैसे काम करता है, और दूसरे ये प्रोनाउन के जैसे भी काम करता है। जैसे आपने कहा ईच बॉय इज गुड, और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ईच ऑफ द बॉयज इज गुड। ओके, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद ऑफ आएगा, तो यहाँ आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों ऐसे यूजेस आपको समझने। एवरी रेफर्स टू द एंटायर ग्रुप फॉर ऑल द आइटम्स कलेक्टिवली, इट एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ ऑल मेंबर्स बीइंग कंसीडर्ड एज अ होल। ईच का यूज हम करते हैं जब इंडिविजुअली की बात होती है, और एवरी का हम यूज करते हैं जब हम कंसीडर करते हैं सबको एज अ होल। जैसे आपने कहा एवरी प्लेयर हैज टू प्रैक्टिस हार्ड, यानी कि हम सबकी बात करें। एवरी पर्सन इन माई फैमिली इज सक्सेसफुल, यानी कि मैं सबकी बात करूँ, नॉट इंडिविजुअल। एंड प्लीज प्रोवाइड पेन एंड पेपर टू एवरी कैंडिडेट, सबको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो इंडिविजुअली वन बाई वन भी हो सकता है और सबको भी हो सकता है, तो आप कैसे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ और समझा दूं आपको, ये जो एवरी होता है
इसके बाद प्लस करके जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होगा। आप एक बात याद कर लेना कि एवरी ऑफ ये कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन बन ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा सेंटेंस देखने को मिल जाए एवरी ऑफ यू, ठीक, तो ये हमेशा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आप बता सकते हैं कि एवरी का पार्ट ऑफ स्पीच या तो एडजेक्टिव होता है या फिर आप इसको डिटर्मिनर कह सकते हैं, यानी कि जो एवरी होता है वो कभी प्रोनाउन नहीं होता, इसलिए एवरी के बाद आप कभी भी ऑफ नहीं लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ऑलमोस्ट और नियरली आर यूज्ड विद एवरी बट नॉट विद ईच, ठीक है। अब देखो ऑलमोस्ट का मतलब सबका सब होता है, जैसे ऑलमोस्ट यानी कि सारे के सारे, या फिर नियरली लगभग, ठीक है। इसके साथ आप एवरी लगा सकते हो, ईच नहीं लगा सकते। क्यों? ईच कब आता है? इंडिविजुअलिटी के लिए, ठीक है। एवरी कब आता है? जब हम पूरे ग्रुप की बात करें। तो ऑलमोस्ट और नियरली हमेशा ग्रुप की बात करनी है, तो आप एवरी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने कहा देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी, सही है। ऑलमोस्ट ईच सोसाइटी नहीं होगा, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड बेटा सही है, ऑलमोस्ट ईच वीकेंड नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना नियरली और ऑलमोस्ट के साथ आप एवरी लगाएं, ईच का यूज बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट आते हैं, एवरी इज यूज्ड विद थिंग्स हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। एवरी तभी भी आता है जब कुछ रेगुलर इंटरवल पे होती है। एवरी इज यूज्ड विद थिंग्स हैपनिंग एट द रेगुलर इंटरवल्स, लाइक रोहन गोज टू द टेंपल एवरी संडे। द मीटिंग्स आर एवरी 2 वीक्स, हर 2 सप्ताह में होती है, और एवरी अदर वीकेंड होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, आपको कभी भी कहा जाए कि एवरी के बाद प्लस करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, हमें ये तो पता है, भाई हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना एवरी वीक। लेकिन आप याद रखना कि एवरी के साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरी कोई है न्यूमेरिकल लगा दो 2 3 4 5, और इसके बाद आप लिख सकते हो एवरी 2 वीक्स। तो ये याद कर लेना, क्योंकि इंटरवल्स की बात करता है। ये आप देखो एवरी ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है कि 2 को 3 को, जैसे एवरी वीक वीक को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एवरी 2 वीक्स यानी कि जो 2 वीक का एक वो ग्रुप बना है ना, उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको याद कर लेना कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, करने में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आता है ईच और एवरी। ईच और एवरी इज नॉट यूज्ड विद नेगेटिव एडवर्ब्स, बेटा नेगेटिव के साथ इनका यूज नहीं करती हैं। जैसे नन ऑफ द डोर्स वर लॉक्ड, नन ऑफ द डोर्स वर लॉक्ड सही होगा। ईच या एवरी डोर वॉज नॉट लॉक्ड ऐसे आप नहीं लिख सकते। नॉट एवरी मीन्स होता है लेस देन ऑल, ठीक है। नॉट एवरी डोर वॉज लॉक्ड हो सकता है सम ऑफ देम वर ओपन, की कुछ खुले हुए थे। तो नॉट एवरी मीन्स होता है लेस देन ऑल, ऑल से कम, यानी कि अगर मैं कहता हूं नॉट एवरी डोर वॉज लॉक्ड, इसका मतलब होता है सम ऑफ देम वर ओपन, यानी कि कुछ खुले हुए भी थे। तो ईच एंड एवरी इज नॉट यूज्ड विद नेगेटिव वर्ब्स, नेगेटिव वर्ब्स के साथ ईच और एवरी का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, We normally use part of only before a singular noun. पार्ट का यूज हम सिंगुलर नाउन के पहले यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड, तो सम का यूज तो हम कहीं भी कर सकते हैं भाई, सम का यूज तो हम ये भी कर सकते हैं ना, सम ऑफ द वाटर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होगा, दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ द बुक होगा। अब बुक का पार्ट हो सकता है, बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी सिंगुलर चीज का पार्ट हो सकता है, ये सिंगुलर चीज है, इसका पार्ट हो सकता है, हिस्सा, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ अर स्पाइन हो सकता है, लोअर पार्ट ऑफ अर स्पाइंस नहीं हो सकता। तो याद रखना कि पार्ट हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आता है, कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ पार्ट का यूज नहीं करती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो, फॉर अ मेजोरिटी वी यूज मोस्ट, मोस्ट का यूज करते हैं जब मेजोरिटी की बात करते हैं। आई वॉज आउट मोस्ट ऑफ द डे, अक्सर मैं बाहर ही रहता था, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो जब कहते हो ना अक्सर, तो मोस्ट यानी कि आई वॉज आउट द मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, ये नहीं होगा, ठीक है ना। आई वॉज आउट मोस्ट ऑफ द डे हो सकता है, आई वॉज आउट द मोस्ट पार्ट नहीं होगा, ठीक है। या पार्ट जो होता है सिंगुलर काउंटेबल के साथ आता है, मोस्ट मतलब पूरे के साथ आता है, तो दोनों चीज एक साथ नहीं लिख सकते। तो आई वॉज आउट द मोस्ट पार्ट नहीं होगा, आई वॉज आउट मोस्ट ऑफ द डे होगा। नेक्स्ट आइए, सम इज मोस्ट कॉमन इन एफर्मेटिव क्लॉजेज, यूज प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स आफ्टर सम, ठीक है। सम का यूज हम करते हैं किसमें? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। मैं यही लिख देता हूं, ऐसा क्यों बताया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट में। तो एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा, सम का पॉजिटिव सेंटेंसेस में होगा, अफर्मेटिव में। आई हैव सम मनी इन माई अकाउंट, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव सम लेटर्स, ये आपका प्लूरल नाउन होगा। सम नेल्स, ये आपका प्लूरल नाउन होगा, और सम वुड आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। सम बिफोर अ नंबर मीन्स अबाउट, सम 20 पीपल, सम 20 पीपल का मतलब हो जाता है अबाउट। सम को हम जब अबाउट के जैसे यूज करते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मतलब सम पीपल का मतलब होगा कुछ लोग, लेकिन सम 20 पीपल का मतलब होगा कुछ 20-22 लोग, यानी कि अबाउट का यूज जब करते हैं सम के लिए तो इसका यूज मीनिंग बदल जाता है। यानी कि सम 20 पीपल में सम का मतलब कुछ नहीं है, सम का मतलब होगा अबाउट, लगभग, ठीक है। अबाउट मतलब लगभग, ठीक। नेक्स्ट आइए, अब देखिए एनी आता है, एनी इज मोस्ट कॉमन इन नेगेटिव क्लॉजेस, ये मैं आपको बता रहा था। इसी के रेफरेंस में सम किस में आता है, यहां फिर दोबारा लिख देते हैं, सम आता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी शुगर, नेगेटिव सेंटेंस, अनकाउंटेबल नाउन। एनी इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन। एनी कुकीज, देखो प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है, प्लूरल के साथ भी है। और एनी फ्रेंड्स, प्लूरल के साथ भी, यानी कि एनी भी अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ आ सकता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होगा। नेक्स्ट,
एनी इज यूज्ड विद सम एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन लाइक हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली। ये इंपॉर्टेंट यूज बन जाता है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो है आई कैन हार्डली फाइंड एनी बुक्स, ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है लेकिन हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है। ये नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं जिनका मतलब होता है कोई काम नॉट नहीं है, भाई लगभग उतना ही नेगेटिव है। जैसे अगर आप कहते हो ही हार्डली वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स, अब इसका मतलब क्या है बेटा? ही हार्डली वर्क्स का मतलब है वो ना के बराबर काम करता है। यानी कि अगर आपको इस किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 100 घंटे की जरूरत है तो आप 3-4 घंटे पढ़ते हो, तो ये पढ़ना हार्डली होगा, यानी कि इससे आने वाला रिजल्ट ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। ठीक है, आई कैन हार्डली फाइंड सम बुक्स, अब सम का यूज कभी भी अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। वी स्केर्सली रिसीव्ड एनी कंप्लेंट्स, बिल्कुल सही है, लेकिन सम कंप्लेंट्स नहीं होगा। दे हैव रेयरली एनकाउंटर्ड एनी होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन सम नहीं होगा। ठीक है, तो एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और एनी का यूज नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ भी किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एनी इज यूज्ड व्हेन द क्वेश्चन इज ओपन एंडेड एंड कुड हैव मतलब इधर अफर्मेटिव नेगेटिव रिस्पॉन्सेस। एनी तब यूज किया जा सकता है जब क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं। जैसे हैव यू सीन एनी गुड मूवी लेटली, आप कुछ भी कह सकते हो, यस एंड नो। ठीक है, ओपन एंडेड हो सकता है कि कुछ भी बताया जा सकता है आंसर। इज देयर एनी चांस यू कैन हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि कोई चांस है, इज देयर एनी चांस टू हेल्प मी, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, क्या तुम्हें मिली, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, ओपन एंडेड का मतलब है आप जो चाहें वो आंसर दे सकते हैं, तो अफर्मेटिव नेगेटिव रिस्पॉन्सेस कुछ भी आ सकते हैं। अब सम इज यूज्ड व्हेन द क्वेश्चन इंप्लाइज फॉर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और रिक्वेस्ट, इसको आप कह सकते हो क्लोज एंडेड, मतलब इसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की जरूरत है, आप मना नहीं कर सकते। कैन यू ब्रिंग मी सम स्नैक्स फॉर द रोड ट्रिप, अब आप इसका आंसर नो नहीं कहना चाह रहे हो, इसका आंसर क्या होगा? यस ले आऊंगा। ठीक है, आप समझ गए भाई, मैं कह रहा हूं क्या कुछ ले आओगे खाने पीने के लिए, आप नो नहीं कह सकते, ये होते हैं एक्सपेक्टेशन वाले, मतलब आप कह दें लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है? पॉजिटिव है। वुड यू लाइक सम कॉफी विद योर डेजर्ट, अब मैं पूछ रहा हूं कि कुछ लोगे कॉफी इसके साथ में, तो आंसर यस वाला होगा। आप किसी रिश्तेदार को खाना खिला रहे हो और कुछ सर्व कर रहे हो, तो आंसर किसमें होगा? यस में होगा। और लोगे, ये लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड है कि आपने खाना शुरू किया उसने मना कर दिया। ठीक है, डू यू हैव सम स्पेयर टाइम टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, तो आंसर क्या है कि जब आप किसी सीनियर से पूछते हो भी है तो टाइम डिस्कस कर लेते हैं, इट मींस यू वांट द पॉजिटिव आंसर, तो हम अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशन रखते हैं पॉजिटिव आंसर की। तो याद रखना कि जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस एंड नो दोनों हो सकता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप एनी लगा देते हो। ठीक है, और अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आंसर पॉजिटिव आएगा तब आप सम लगाते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनी मींस इट डजंट मैटर व्हिच और कन्वेज द लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, इट ऑफन अपीयर्स इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वेयर द स्पेसिफिक चॉइस इज नॉट एसेंशियल। जैसे यू कैन पिक एनी कलर यू लाइक फॉर द वॉल्स। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम किसका यूज कर रहे हैं? एनी का। एनी इट डजंट मैटर व्हिच, जब ये मतलब होता है, एनी का मतलब देखो आई डोंट हैव एनी शुगर, मेरे पास शुगर नहीं है, कोई भी शुगर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इट डजंट मैटर विच नहीं है, इसका मतलब है नहीं है, क्वांटिटी की बात करो। लेकिन जब एनी का मतलब हो इट डजंट मैटर विच की कोई सा भी, ठीक है, एनी कलर विल गो, कोई सा भी चलेगा, एनी पेन विल गो, कोई भी पेन चलेगा, तो ऐसे केसेस में आप एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हो। तो यू कैन पिक एनी कलर, कोई भी ले लो, विच कलर यू चूज, फील फ्री टू चूज एनी बुक, कोई भी बुक ले सकते हो। ठीक है, आपने कहा यू कैन टेक एनी सीट, कोई भी सीट ले सकते हो, ओपन एंडेड है। ठीक है ना, इट डजंट मैटर विच, आई विल हैव एनी डेजर्ट, तो मतलब इसका मतलब है फ्रॉम द मेन्यू, मतलब आई एम नॉट पर्टिकुलर, कोई भी चलेगा। तो एनी का मतलब होता है डजंट मैटर विच, जब कोई भी होगा तो आप एनी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। हिंदी मीनिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे, इंग्लिश में चीजें अलग होती हैं। एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इफ इट एम्प्लाइज द मीनिंग ऑफ एवरी, अगर एनी का मतलब एवरी हो तभी भी आप एनी को अफर्मेटिव सेंटेंस में लगा सकते हो। एनी टीचर कैन टीच यू द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, एनी टीचर कैन टीच यू, एनी का मतलब एवरी टीचर कैन टीच यू। एनी इन्फॉर्मेशन मतलब एवरी इन्फॉर्मेशन यू नीड इज अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, तो एवरी इन्फॉर्मेशन या एनी इन्फॉर्मेशन, तो जब एनी का मतलब एवरी होता है तो ऐसे केसेस में आप एनी को किसमें यूज कर सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो हमने अब ये सीखा कि हम एनी का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, एनी का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, और सम का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कब होगा? पहला यूज इट डज नॉट मैटर विच, और दूसरा जब इसका मतलब हो एवरी। ठीक है, ये आंसर है। चलिए आगे। नो एज अ डिटरमिनर इंडिकेट्स द एब्सेंस और लैक ऑफ समथिंग, इट इज ऑफन यूज्ड बिफोर अ नाउन टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव क्वांटिटी, अमाउंट और प्रीसेस। ठीक है, ये होगा। तो no as a determiner indicates the absence or lack of something, it is often used before a noun to express a negative quantity, amount or absence। ठीक है, there are no readable novels in his library, कोई भी पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है, तो lack of something मतलब ऐसा है ही नहीं, ये नहीं कि कुछ है,
शी हैज नो पेशेंस, उसको बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। देयर इज नो कार इन द गैरेज, यानी कि एनी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो, जब नो के बाद प्लस करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम ऐसा लगा लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका मतलब हो जाता है इक्वल्स टू नथिंग, कि कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। आपने कहा नो बॉय इज इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब कोई समझदार नहीं है, ठीक है। नो बॉय इज वर्किंग हार्ड, इसका मतलब कोई मेहनत नहीं कर रहा है, ओके, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं अदर और अनदर, ठीक है। तो पहले अदर समझते हैं। अदर अ डिटरमिनर कैन बी यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इट मींस एडिशनल और एक्स्ट्रा, ऑल्टरनेटिव, डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब वी नीड सम अदर इन्फॉर्मेशन, दो, ये इससे अलग कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है। अदर के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अदर इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अदर एनिमल्स प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अदर के बाद आप क्या लगा सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हो, प्लूरल नाउन लगा सकते हो, ठीक है। तो अदर का मतलब होता है दूसरा। द अदर विद अ सिंगुलर नाउन मीन्स द सेकंड ऑफ द टू थिंग्स। द अदर हम तब लगाते हैं जब डिटरमिनर लग के फिक्स होता है। जैसे मैंने आपका एक हाथ पकड़ रखा है, तो गिव मी योर अदर हैंड होगा, गिव मी योर अदर हैंड होगा, इसका मतलब मुझे दूसरा हाथ दे दो। तो योर लगा दिया या फिर दा लगा दो, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। तो आपने कहा आई हैव टू कार्स, वन इज अ सीडान एंड द अदर कार इज कन्वर्टिबल। आ गया समझ? द अदर का मतलब है जो बची हुई दूसरी है। शी हैज टू डॉग्स, उसके दो कुत्ते हैं, वन इज अ लैब्राडोर एंड द अदर डॉग इज अ पोर्टलर, ठीक है, ये वाला है। आई बॉट टू ड्रेसेस, वन इज ब्लू एंड द अदर ड्रेस इज रेड, यानी कि द अदर का मतलब होता है दूसरा वाला, ठीक है। तो कोई भी दूसरा वाला जो फिक्स्ड होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आप उसका यूज करते हो, वो तभी लगाया जाता है जब वो फिक्स होगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, द अदर विद प्लूरल नाउन्स मींस द रिमेनिंग पीपल और थिंग्स इन अ ग्रुप ऑफ सेट, मतलब एक सेट ए का है और एक बी का है। अगर मैं ए मेरे पास है तो ये जो बी वाला होगा इसको मैं द अदर कह सकता हूं, ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट है। आई गिव सारा वन कुकी एंड द अदर कुकीज इन द टू द चिल्ड्रन, एक उसको दे दी, बाकी सारी बच्चों को दे दी। वन बुक वाज ऑन द शेल्फ एंड द अदर बुक्स वर ऑन द टेबल। हमने दो ग्रुप बना लिए, एक तो बुक क्या है बेटा शेल्फ में, बाकी सारी टेबल पर है। आशी हैज सम कैट्स, वन इज ब्लैक एंड द अदर कैट्स आर व्हाइट, दूसरी वाली कैसी है, व्हाइट। यानी कि द का मतलब होता है ना डेफिनेट आर्टिकल, द है क्या, ये डेफिनेट आर्टिकल है, और ये आप तभी यूज करेंगे जब दूसरे की वैल्यू को फिक्स कर देंगे, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है अदर एज अ प्रोनाउन हैज प्लूरल फॉर्म अदर्स। अदर जो होता है इसका प्लूरल फॉर्म होता है अदर्स, और ये प्रोनाउन का काम करता है। जैसे आपने कहा सम स्टूडेंट्स एंजॉय मैथ व्हाइल अदर्स एक्सेल इन लिटरेचर। एक्सेल क्या है, वर्ब है, और ये अदर्स क्या है, ये यहाँ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो किसका काम करना है, प्रोनाउन का, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। सम पार्टिसिपेंट्स चूज ब्लू व्हाइल अदर्स ऑप्टेड फॉर ग्रीन, ठीक है, ऑप्टेड क्या है, ये वर्ब है, तो अदर्स क्या होगा, ये इसका प्रोनाउन होगा, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए, another as a determiner means one more, an additional or extra or an alternative or different. Use another with singular countable nouns. अब ये जो ANOTHER होता है बच्चे, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है n प्लस अदर, इसका मतलब होता है n प्लस अदर, और n प्लस अदर होने की वजह से इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकता है, क्लियर है। इसके बाद किसी ने अनकाउंटेबल नाउन लगा दिया गलत हो जाएगा, प्लूरल नाउन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और another के पीछे कोई पहले कोई भी पॉजिटिव केस, जैसे आपने कहा माई आ जाए तो गलत होगा, किसी ने दा लगा दिया तो गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा डिटरमिनर जो ग्रुप ए का हो वो अनदर के पहले नहीं आता है। आई वुड लाइक अनदर बार ऑफ चॉकलेट, कोई भी लेके आ जाओ, ठीक है, दूसरी वाली। यू हैव मेट रोहन बट आई हैव अनदर ब्रदर, तुम रोहन से मिलो, मेरा एक और भाई है, यानी कि कई सारे भाई है तो उसमें एक भाई कौन है बेटा, कोई और भी है। whom you haven't met called करण, उसका नाम करण है। My mother doesn't like this place, is there another restaurant, मतलब मुझे मदर को पसंद नहीं है, कोई दूसरा होगा, मतलब कोई दूसरे से मतलब ये नहीं इसका अपोजिट दूसरा, कोई भी दूसरा लेके आ जाओ, ठीक है, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट another is used as a pronoun, another को प्रोनाउन के जैसे यूज कर सकते हैं। could you please pass me a pencil, I seem to have lost mine and I need another, मुझे दूसरे की जरूरत है, ठीक है, दिस वन। नीड के लिए क्या, what you need, another, तो अंडरस्टूड है, पेंसिल की बात करें। I'll start another, यहाँ कह सकते हैं another complaint about the noise, ठीक है। नेक्स्ट वन, the proposal was examined by committee and the passed on to another, दूसरे को दे दिया गया, तो another भी एक प्रोनाउन के जैसे यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अदर प्रोनाउन नहीं होता, अदर्स प्रोनाउन होता है, याद रखना। कोई पूछे कि अदर क्या प्रोनाउन है तो कह देना नहीं, प्रोनाउन होता है OTHERS, ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर होता है, प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है अदर और अनदर टिपिकल एरर्स, ये आप समझ लो क्या क्या आते हैं। देखो, आई नीड अनदर पीस ऑफ एडवाइस ऑन दिस मैटर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आई नीड अनदर एडवाइस गलत होगा क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनदर के साथ नहीं आ सकता। सम स्टूडेंट्स प्रेफर कॉफी अदर्स प्रेफर टी, बिल्कुल सही है। सम स्टूडेंट्स प्रेफर कॉफी अदर प्रेफर्स टी नहीं हो सकता, अदर एक डिटरमिनर है, ये प्रोनाउन नहीं बन सकता है। आई टेक सम अदर डेजर्ट, आई टेक सम अदर डेजर्ट सही है, आई टेक अनदर डेजर्ट नहीं होगा, ठीक है, अनदर डेजर्ट नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सम डिटरमिनर्स एंड देयर यूजेस में बेटा लिटिल, लिटिल आ लिटिल द लिटिल, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे करते हैं, इसको हम अपने तरीके से समझते हैं।
पहले एक वर्ड होता है बेटा लिटिल और एक होता है फ्यू, पहले तो इन्हें लिख लो, ठीक है। लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है और फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल आता है, इसीलिए आप कह सकते हो लिटिल वाटर मिल्क एटसेट्रा, और आप यहां कह सकते हो फ्यू बॉयज बुक्स एटसेट्रा, ठीक है, यहां भी एटसेट्रा। आगे समझ, ये क्लियर है। अब क्वेश्चन यहां नहीं आता क्योंकि ये तो सबको पता है कि इसको ब्रेक कर देते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा इसमें कि एक आपका डिटर्मिनर होता है, क्या एक डिटर्मिनर होता है आपका मानो लिटिल, एक होता है आ लिटिल और एक होता है द लिटिल। यहां क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लिटिल होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि कुछ ना के बराबर है। आ लिटिल का मतलब होता है सम, यानी कि कुछ है, और द लिटिल का मतलब होता है होल, यानी कि सारा का सारा, ठीक है, जो भी है ऑलमोस्ट सब का सब। तो मैं इसको एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखने से आपको हमेशा याद रह जाएगा। ऐसे 3 बीकर बना लेते हैं। आपने किसी ने कहा कि मुझे पानी लेके आओ, उसने आपको इतना 1 बूंद पानी दिया इसमें ऐसे डाल के, तो ये हो जाएगा बेटा लिटिल। लिटिल कन्वेज द आइडिया ऑफ स्मॉल अमाउंट और ऑलमोस्ट ना, मतलब इतना कम की जो ना के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब होगा इसमें आपको 1 घूंट पानी दे दिया तो आपका काम चल सकता है, तो आपने कहा सम होगा, आ लिटिल होगा। किसी ने आपको पूरा ग्लास भर के पानी दिया, उसमें से 1 घूंट पानी पी लिए, तो आपका क्या होगा बेटा, द लिटिल होगा। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे जैसे वर्ड का साइज बढ़ता चला गया डिटर्मिनर का, ऐसे ऐसे ग्लास का पानी भी बढ़ता चला गया। तो याद करने का तरीका बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिटिल हमेशा नेगेटिव होता है। देयर वाज लिटिल एंथुसियाज्म फॉर द प्रोजेक्ट सो इट वाज इवेंचुअली अबंडेंट। किसी में भी कोई उत्साह नहीं था प्रोजेक्ट को लेकर, तो अबंडेंट हो गया, नेगेटिव उत्साह होगा। दे हैड लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम सो दे फोकस्ड ऑन सर्टेन टॉपिक्स। बस कुछ टॉपिक्स पे फोकस कर पाए क्योंकि टाइम था ही नहीं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अब देखो, इसके बाद में ये आता है आपका लिटिल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मीन स्मॉल। ये लिटिल का यूज बेटा एडजेक्टिव में हम स्मॉल के जैसे भी करते हैं। डिटर्मिनर तो होता है क्वांटिटी और स्मॉल होता है एडजेक्टिव। जैसे शी हैज अ लिटिल गार्डन, छोटा सा गार्डन है बिहाइंड हर हाउस। ही गेव हर लिटिल बॉक्सेस विद कुकीज इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, a little indicates a small but some quantity. It suggests a partial presence of a quality or attribute. मतलब कुछ है। Could you add a little more sugar? थोड़ी सी चीनी और डाल दो, इसका मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर अ लिटिल, थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद हर पियानो स्किल इंप्रूव, यानी कि कुछ तो प्रैक्टिस किया होगा ना। शी स्पोक अ लिटिल सॉफ्टली एज शी डिडंट वांट टू वेक द बेबी। थोड़ा धीरे से बोली जिससे कि बेबी ना उठ जाए, लेकिन जिसको उठाया जा रहा है उसको तो आवाज आई होगी ना, तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है लिटिल, याद रखना, आ लिटिल पॉजिटिव होता है। द लिटिल रेफर्स टू स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग स्मॉल, इट ऑफन इंप्लाइज द एंटायरिटी ऑफ व्हाट इज अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। समझ गए, ग्लास में जितना भी मैक्सिमम पानी है सारा का सारा, ठीक है, दैट वन। डिस्पाइट द लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल दे डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल थी उसके साथ उन्होंने प्रोसीड कर दिया प्रोजेक्ट के साथ में। द अपोजिशन हैज द लिटिल एविडेंस टू सेंड हिम बिहाइंड बार्स, यानी कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उसे जेल भेजने के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ द लिटिल लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है बच्चों फ्यू। अब जैसे कहा था ना कि जैसे लिटिल नेगेटिव होता है फ्यू नेगेटिव होता है, लेकिन फ्यू नंबर की बात करता है। फ्यू सिग्निफाइज अ लिमिटेड नंबर और अ शॉर्टेज ऑफ समथिंग ऑफन कैरिंग अ नेगेटिव इंप्लीकेशन और इंडिसेंसी, इनएडिक्वेसी। जैसे द डेजर्ट हैड फ्यू वाटर सोर्सेज, बहुत कम पानी के सोर्सेज होते हैं, मेकिंग सर्वाइवल चैलेंजिंग फॉर द एक्सप्लोरर्स, इसलिए तो लोग वहां नहीं जाते हैं, पानी ना के बराबर है। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स सो ही हैज प्रेटी लोनली, मतलब ही इज प्रेटी लोनली, वो अकेला क्यों है, क्योंकि उसके ना के बराबर मित्र हैं, ठीक है। अब जैसे लिटिल का मतलब नेगेटिव था, फ्यू का मतलब नेगेटिव है। लिटिल क्वांटिटी के लिए नेगेटिव है, फ्यू नंबर के लिए नेगेटिव है। अब जैसे आ लिटिल का मतलब कुछ था, ऐसे आ फ्यू का मतलब कुछ होगा। आ फ्यू सिग्निफाइज अ स्मॉल येट एफर्मेटिवली प्रेजेंट नंबर, समझ गए, इंप्लाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ द आइटम्स पीपल ऑन क्वेश्चन। कुछ तो है, आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स सो आई एम नॉट लोनली, मेरे कुछ मित्र इसलिए मैं अकेला महसूस नहीं करता हूं। वी स्टेड अ फ्यू डेज इन फ्लोरेंस एंड विजिटेड द म्यूजियम, हम कुछ दिन वहां रहे, यानी कि ऐसा थोड़ी गए और आगे, कुछ दिन वहां रहे और एक्सप्लोर किया म्यूजियम को, ठीक है। अब जैसे द लिटिल पॉजिटिव था, ऐसे द फ्यू देखो पॉजिटिव है। द फ्यू सिग्निफाइज अ स्पेसिफिक एंड लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ पीपल, इट ऑफन इंप्लाइज अ डिस्टिंक्ट एंड नोन ग्रुप विद इन अ लार्ज कॉन्टेक्स्ट, यानी कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करेगा। द इकोनॉमिक सिस्टम सीम्ड टू फेवर द न्यू वेल्दी इंडिविजुअल्स leaving the majority in poverty, यानी कि the economic system seemed to favor the few wealthy individuals, जो the few बड़े बड़े wealthy individuals हैं बस उनको सपोर्ट करता है, बाकी सबको पॉवर्टी में छोड़ देता है। The few soldiers that survived the intense battle explained the realities of war, the few soldiers जो थे that survived, जो बचे हैं, जो बच्चे उन सबकी बात करें, the intense battle explained the realities of war, तो वही मतलब जो realities थी वॉर की वो बताते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपको सम डिटर्मिनर्स को लेके एक क्लास। आई होप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। हमने डिटर्मिनर्स के यूजेस को समझा है, एक बार इसका रिवीजन करेंगे, जहां कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को लिख देंगे। ऐसी ही बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्चुअल क्लास को लेके हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।